नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ लिया है अगली वीडियो में। तो जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जिस तरह से क्रांति होती है उसके बारे में हमने पढ़ा तथा उनका दमन किसने किया आदि के बारे में हमने जाना। आज हम आपको 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहा जो 1857 की जो क्रांति है वो असफल रही। इसके विभिन्न प्रकार से कारण हैं। इसका एक ही कारण पर्याप्त नहीं है कि जो तत्कालिक उद्देश्य है यही मेन नहीं है, इसके और भी कारण है जो असफलता का कारण बनता है। इसका कारण है कि नेतृत्व इनका ठीक नहीं था, संगठन में कमी थी, सहभागिता में कमी थी, संसाधन अच्छे नहीं थे, परिस्थितियाँ इनकी ठीक नहीं थी, इनका उद्देश्य अलग अलग थे तथा इनका विस्तार पूरा नहीं हो पाया था आदि कमियां हैं जिससे यह 1857 की क्रांति असफल रही। तो आइए एक एक पॉइंट पे आज चर्चा करते हैं। पहले नेतृत्व पर चर्चा करते हैं कि क्या कारण रहा जिससे क्रांति असफल रही। तो इसका नेतृत्व दो तरह का था, एक तो नेतृत्व, दूसरा क्षेत्रीय नेतृत्व। तो नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्वकर्ता हमने बताया था बहादुर शाह जफर थे जो दिल्ली में बैठे थे। अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड कैनिंग था। यह बहादुर शाह बादशाह नहीं था, यह पेंशन भोगी था तथा 80 वर्ष के एक वृद्ध थे। ये तो सैनिकों द्वारा इन्हें जबरदस्ती जब दिल्ली पर कब्जा कर लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पा लिए थे तो इनको बादशाह बना दिए थे। लेकिन ये बादशाह वास्तव में नहीं थे, ये पेंशन भोगी थे। और लॉर्ड कैनिंग 100 वर्ष में एक संगठन तैयार किया था, गवर्नर जनरल जो था उसका संगठन तैयार था कि हमें किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से नहीं लड़ना था। इसका पूरी तरह से संगठन बना लिया था। क्षेत्रीय नेतृत्व में जैसे कानपुर में नाना साहब ने क्रांति का आंदोलन छेड़ा था और हडसन ने इसका दमन किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, कैंपबेल ने इनका दमन किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हिरोज द्वारा दमन किया गया। बिहार में बाबू कुंवर सिंह हुलाक द्वारा दमन किया गया। अन्य क्षेत्र जो थे वहाँ पर आयर और टेलर ने दमन किया था। कुछ कमज़ोर था, जो उसका नेतृत्व जो कमज़ोर थे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कमज़ोर थे काफ़ी। तो जैसे क्षेत्र अब नेतृत्व के बारे में देख लिए हैं, अब देखते हैं संगठन के बारे में। इनका संगठन कैसा था। जिसे जो अंग्रेजों का संगठन है वो 100 वर्षों में तैयार हुआ था। वो पूरी तरह से कैसे हमको लड़ाई लड़नी है, किस तरह से करना है, पूरी तरह से तैयार थे। 100 वर्ष हो गए थे इनको संगठन बनाए तथा व्यवस्थित हो गए थे, अनुशासित इनका संगठन था। भारत में जो संगठन था वो बहुत कमज़ोर था, ठीक नहीं था, बहुत कमज़ोर था। अब सहभागिता में वर्णन करते हैं तो जो सभी का समर्थन प्राप्त हुआ था, इनको सभी का समर्थन प्राप्त हुआ था सहभागिता में। कुछ लोग तटस्थ रहे जैसे जमींदार, शिक्षित वर्ग के लोग, नौकरी वाले आदि लोग, व्यापारी, ये ज़्यादातर इस आंदोलन से दूर रहे। जब भाई शिक्षित वर्ग के, नौकरी, जमींदार, व्यापारी लोग, आप ही लोग दूर रहोगे तो बताइए असफल नहीं होंगे, क्रांति असफल हो गई इसलिए। और सभी लोगों को जोड़ा नहीं जा सका था, ये सब लोग तो अलग हो गए थे। जो भी सैनिक थे और जो जहाँ जहाँ राजा थे जो प्रताड़ित हुए थे वही इस आंदोलन में भाग लिए थे। इसीलिए यह भी एक कारण बनता है, 1857 की असफलता का एक कारण बन जाता है। सभी लोगों को जोड़ा नहीं जा सका था। अंग्रेजी स्वामी भक्त थे काफ़ी लोग जो अंग्रेजों की गुलाम थे। कितना भी उनको समझाओ लेकिन वो सिर्फ गुलामी करते थे। चंद पैसों और दारू के चक्कर में उन्होंने भारत के लोगों को धोखा दे देते थे। जैसे पटियाला के, ग्वालियर के, कश्मीर के, भोपाल के, नेपाल के आदि जगह के मंत्री हुए, शासक हुए, ये लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की सहायता करते थे। घुसपैठिए का काम करते थे। अगर कोई भी काम
भारत द्वारा किया जाता था उसकी सूचना वो पहले ही बता देते थे जाकर के। ये भी एक कारण बनता है दोस्तों असफलता का। और लॉर्ड कैनिंग क्या था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा यदि सिंधिया शामिल होते अगर क्रांति में तो शायद अंग्रेजों का सफाया हो गया होता, लेकिन सिंधिया ने तो साथ दिया था, सिंधिया ने साथ दिया था। ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सलार जंग, नेपाल के मंत्री जंग बहादुर, भोपाल के मंत्री बेगम, सिख सेना, गोरखा सेना, पंजाब, बंगाल आदि लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जब अंग्रेजों का साथ दिया तो ये भी एक 1807 की जो क्रांति है इसकी असफलता का कारण बनता है दोस्तों। अब संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के पास सीमित संसाधन थे, संसाधन की कमी थी। पारंपरिक हथियार थे जैसे तलवार, भाला, चाकू, कुदाल, गैता, कुल्हाड़ी ये सब थे। बंदूकों की कमी थी, एक दो बंदूकें थी, उससे क्या होता? कुछ नहीं होता। बस पारंपरिक उनके पास हथियार थे, उसी से वो युद्ध करते थे। अन्य संसाधन जैसे जो भी अन्य संसाधन थे, डाक, तार, रेलवे, ये अंग्रेजों के पास थी। रेलवे के द्वारा ये अपनी सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते थे, जिससे यह सेना वहां पहुंच जाती थी और सेना का दमन कर देती थी, युद्ध का दमन कर देती थी। यह भी एक कारण बनता है, बहुत बड़ा एक कारण, जो रेलवे के माध्यम से, तार के माध्यम से, डाक के माध्यम से यहाँ की सूचना वहाँ तत्काल से पहुँचा दी जाती है, जिससे वहाँ सैनिक आकर के अंग्रेजी सेना हमला बोल देती है। भारतीय के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी, जैसे व्यवस्था हुआ, कानून हुआ, प्रशासन, ये सब अंग्रेजों के पास थे। जब ये सब सुविधाएं अंग्रेजों के पास हैं तो अंग्रेजों का विजय होना सुनिश्चित है। अब परिस्थितियाँ क्या क्या बनी दोस्तों देखते हैं। जो भारत के लिए वो परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी और अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी, क्योंकि इसलिए अनुकूल थी कि अंग्रेजों के पास नौसेना भी थी, जल सेना थी, जो चारों तरफ से भारतीय सेना को घेर लेते थे और युद्ध का दमन कर देते थे। अब इसका उद्देश्य भी क्या क्या रहा जो असफलता का कारण बना? इसके क्या उद्देश्य थे दोस्तों? एक आदर्श उद्देश्य की कमी थी, आदर्श उद्देश्य की कमी थी। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक नेता की कमी थी जो सबको समझे हमें कब लड़ाई करना है, कब शांति बनाए रखना है, इस आदर्श की कमी थी। सभी का उद्देश्य अलग अलग था। जैसे नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी दत्तक पुत्र का उत्तराधिकार की लड़ाई कर रही थी, बाबू कुंवर सिंह जमींदार से थे इसलिए वो लड़ाई कर रहे थे। अगर दोस्तों सभी का मकसद एक होता, उद्देश्य एक होता, तो उसका आज प्रभाव कुछ अलग होता। सभी में एकात्मा का अभाव था, एकजुट नहीं थे, अलग अलग लड़ाई कर रहे थे, अलग अलग उद्देश्य से लड़ाई कर रहे थे, अलग अलग दिन कर रहे थे, अलग अलग डेट पे कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजी सेना रेलवे के माध्यम से वहां पहुंच जाती थी और तुरंत उस क्षेत्र का जो क्रांति, जो आंदोलन हो रहा होता, उसका दमन कर देते थे। अंग्रेजों का उद्देश्य एकात्मक था। अंग्रेजों का जो उद्देश्य है एकात्मक है, वह एक ही उनका उद्देश्य है कि हमें क्रांति का दमन करना है तथा सत्ता हासिल करना है। अंग्रेजों का उद्देश्य एक था, भारतीयों का अलग अलग था। ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है असफलता का, कि सब लोग अपने अपने मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यही भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है दोस्तों असफलता का। अब इसका विस्तार देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ। कि संपूर्ण भारत में इसका विस्तार नहीं हो पाया था। जब संपूर्ण भारत में विस्तार नहीं हो पाया था तो असफलता मिलना सुनिश्चित है। यह सीमित रहा। उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला और दक्षिण भारत में इनका प्रभाव कम था। दक्षिण भारत में प्रभाव कम होने के कारण सारी सेनाएं दक्षिण की उत्तर में आ जाती थी। नियत समय से पहले युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया था। अगर एक डेट फिक्स होती तो नियत समय से युद्ध शुरू होता और जगह जगह एक साथ शुरू होता। जैसे इसका प्रारंभ की डेट रखी गई थी तारीख 31 मई 1857, लेकिन पहले ही कहीं कहीं इनको शुरू कर दिया गया था।
यदि समय पर युद्ध करते तो कुछ और होता और अंग्रेज एक दूसरे की सहायता के लिए नहीं आ पाते, क्योंकि हर जगह युद्ध हो रहा होता है तो अंग्रेज सेना एक दूसरे की सहायता लेके पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। ये सबसे मेन कारण यही है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि इन्होंने नियत समय से युद्ध नहीं स्टार्ट किया। यदि एक समय पर एक साथ पूरे भारत में युद्ध करते तो अंग्रेजी सेना कहाँ कहाँ जाती, यहाँ जाती कि वहाँ जाती, लखनऊ जाती कि कानपुर जाती कि झांसी जाती, पटना जाती, बिहार जाती, जगदीशपुर जाती, बरेली जाती, अयोध्या जाती, इलाहाबाद जाती, कहाँ जाती दोस्तों, हर जगह युद्ध शुरू कर देते तो अंग्रेजों की हार निश्चित थी। तो यह भी एक तरह से बहुत बड़ा कारण है दोस्तों असफलता का। इसलिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में भारत को असफलता मिली। यह बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। अब देखते हैं क्रांति का परिणाम क्या निकलता है दोस्तों। 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, जिसे विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं। जब 1857 की क्रांति का दमन हो गया चारों तरफ, तो भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, जिसे विक्टोरिया घोषणा पत्र कहते हैं। 1 नवंबर 1858 को यह आता है। इसके कारण थे भारत की, और इसे ही भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। भारत की जनता ने कहा कि यह एक मैग्ना कार्टा है भारत की जनता का। भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। इन्होंने इस घोषणा पत्र को, जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, इसे मिंटो पार्क जो इलाहाबाद में है यहीं पर पढ़ा था, जो इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें यह कहा गया, इसके परिणाम में यह, इसके उद्देश्य यह था, इस जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था, यह इसमें कहा गया जो कंपनी के बारे में क्या कहा गया, को कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, कि अब जो भारत में शासन होगा ब्रिटिश क्राउन के सीधे हाथों में होगा। भारत का गवर्नर जनरल जो था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया, और शक्तियां समान थी। जो गवर्नर जनरल की थी वही शक्तियां वायसराय थी, लेकिन अब उसे गवर्नर जनरल ना कहकर वायसराय कहा जाएगा। या इस घोषणा पत्र में डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इसे ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इस प्रकार यदि दोस्तों पूछा था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग है, भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग है। और इसमें क्या कहा गया दोस्तों, जो भारत सचिव का एक पद बनाया गया, भारत सचिव पद बनाया गया दोस्तों। और जो यह भारत सचिव पद है, ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का यह सदस्य होता था, और इसकी सहायता के लिए परिषद भी बनाई गई। जो भारत सचिव हैं, इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया, और इसमें कहा गया कि इसमें 15 सदस्य होंगे। और कहा गया जो 15 सदस्य होंगे, 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और जो सदस्य इसमें नियुक्त किए जाएंगे 15, वो 10 वर्ष जो भारत में कार्य का जिसको पास अनुभव होगा वही इसमें नियुक्ति इनको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और क्या कहा गया दोस्तों, और कहा गया कंपनी और देशी राज्यों के साथ की गई जो संधियां थी इनको मान्यता मिल गई। जो कंपनी और देशी राज्यों के साथ जो संधियां छोटी मोटी हुई थी इनको मान्यता दे दिया गया कि आपकी संधियों को तोड़ा नहीं जाएगा। गोद निषेध जो प्रथा था उस पर समाप्त किया गया कि अब कोई गोद नहीं लेगा, कोई दत्तक नहीं लेगा। इस घोषणा पत्र में यह निर्णय लिया गया। और कहा गया इस भारत शासन अधिनियम 1858 में यह भी निर्णय लिया गया कि जो साम्राज्य विस्तार है अब नहीं किया जाएगा, जो जहां है वही वो सीमित रहेगा।
देशी राज्यों के सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। कोई भी देशी राज्य हो उसके साथ अब अपमान नहीं, अब सम्मानजनक उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। और कहा गया इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद सेना का यह कहा गया, सेना का पुनर्गठन किया गया और सभी क्षेत्रों से भर्ती की गई। जो अंग्रेजों ने अपनी सेना रखी थी, क्षेत्रीय सेना का विघटन कर दिया था, तो कहा गया अब सेना का पुनर्गठन किया दोस्तों, और सभी क्षेत्रों से भर्ती की गई। जो 5:1 था सेना में भर्ती का अनुपात था, उसे हटा करके 2:1 किया गया। क्षेत्रीय रेजिमेंट बनाई गई, हर जगह हर क्षेत्र में जगह एक रेजिमेंट होगा, वहाँ सिपाही रहेंगे। इसके यह बहुत से कारण थे, उद्देश्य थे दोस्तों। और इसके कुछ दूरगामी भी परिणाम निकलते हैं दोस्तों, जैसे सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक दूरगामी परिणाम भी हैं दोस्तों। जैसे बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई, यह भी एक है दूरगामी परिणाम इसका है। कहा गया आर्थिक में क्या कहे, भारत में ब्रिटेन की पूंजी के निवेश पर ध्यान दिया गया। बताया गया अब ध्यान दिया जाएगा, भारत में जो ब्रिटेन की पूंजी है इसकी निवेश पर ध्यान दिया गया था। और भारत में जो ब्रिटेन है, भारत से निर्यात सभी सामान का जो कच्चा माल है उसका निर्यात कर लिया। कपास, जूट, काफी, चाय, तैयार माल का आयात किया गया। इससे भारत में उद्योग का दोस्तों पतन हो गया, धन का बहिर्गमन हुआ, भारत पूरी तरह से कंगाल हो गया, पूरा टूट गया। भारत के पास छीण भर की शक्ति बची थी, बस जीने की शक्ति बची थी बस। 1857 की क्रांति के कुछ सकारात्मक परिणाम निकले दोस्तों, जैसे बहुत से, अगर कोई युद्ध होता तो उसके कुछ सकारात्मक विकार होते हैं दोस्तों। तो आइए थोड़ा 1857 की क्रांति के जो सकारात्मक कार्य हैं उस पर चर्चा करते हैं। जो भारत की आंतरिक दशा थी उसमें सुधार का प्रयास किया गया। आंतरिक दशा, जो छल कपट जिसमें सभी एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, इसमें बहुत सुधार आया। आहत हुए धोखा दे करके। भौतिक उन्नति के प्रयास किए गए, नए नए संसाधन की उन्नति का प्रयास किया गया। भारत शासन में भारत की सहभागिता बढ़ी, भारत शासन में जो भारत की सहभागिता बढ़ गई, एक दूसरे का सहयोग करने लगे। यह भी एक बहुत बड़ा इसका परिणाम है दोस्तों, ये अच्छा सकारात्मक परिणाम है। राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कांग्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सहभागिता बढ़ी, एक दूसरे की सहायता के लिए उतरे थे। या उनके मन में एक आया कि हाँ, अगर हम एकजुट हो गए तो कभी न कभी इनको मार खदेड़ेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा परिणाम है दोस्तों, ये सकारात्मक परिणाम है। जिसे अनेक पुस्तकें बनी इससे, जैसे गीत, लोकगीत, किस्से, कहानियाँ 1857 की क्रांति पर लिखे गए, जो यह प्रेरणा आगे बढ़कर देती हैं, आगे जो बढ़ने की प्रेरणा देती हैं दोस्तों। कैसे कैसे युद्ध हुआ, भारत में संवैधानिक विकास का प्रारंभ हो गया है और इसकी सकारात्मक परिणाम है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा 1857 की क्रांति को पूरी तरह से हमने दोस्तों कवर कर लिया है कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, उसके कारण क्या रहे, उसके परिणाम क्या निकले, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम आदि के बारे में दोस्तों हमने चर्चा किया था। तो आज हम आपको दोस्त एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बताइए। जैसे आप एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उसकी जो एक हमशक्ल थी उसका क्या नाम है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरा क्वेश्चन है कि मर्दों में एक मर्दानी जो रानी लक्ष्मीबाई है, वहाँ जो वो विद्रोह किया था, आंदोलन शुरू की थी, उसका दमन कौन किया था दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को जरूर बताना कमेंट में, जिससे आप इससे लगेगा हाँ आप पढ़ने में सीरियस हैं। आप दोस्त सीरियस पढ़ाई करिए, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं दोस्त।
RO PCS के लिए सबसे अच्छा प्लेटफार्म है दोस्तों आपके लिए। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। हाँ, कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना दोस्तों। तो मिलते हैं और अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।